नावल साजिश। मुसन्निफ़ा महर नूर। मुकम्मल नावल। आज सारे घर में खुशियों की लहर डोरी हुई थी क्योंकि आज मामू का बेटा 4 साल बाद अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए वापस पाकिस्तान आया था। मुमानी के तो पाँव ज़मीन पर टक ही नहीं रहे थे। सारा घर चमका डाला था। ये सिद्दीकी मंजिल का मंजर था जहां सिद्दीकी साहब अपनी बीवी आसिया बेगम और अपने 4 बच्चों के साथ रहाइश पजीर थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा हमजा सिद्दीकी जो आज 4 साल बाद अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए वापस पाकिस्तान आ रहा था। वो 26 साला मुनासिब नकुश का हामिल था। इससे छोटी बेटी अमल सिद्दीकी थी जो 24 साला ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। इससे छोटा 22 साला उम्र सिद्दीकी था और सबसे छोटी अनमोल सिद्दीकी थी, वो 19 साला थी। इन सब के अलावा इस घर में एक और लड़की भी रहती थी, वो थी सिद्दीकी साहब की मरहूम बहन की इकलौती बेटी माहा इफ्तिखार। माहा के वालिदैन इसके बचपन में ही एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। वो तब से मामू के घर ही रहती थी क्योंकि दिदील वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया था। मामू इससे बहुत प्यार करते थे मगर मुमानी का रवैया लिया दिया सा ही था। 21 साला माहा खूबसूरती की मिसाल थी। मुमानी को तो कभी कभी उसकी खूबसूरती से हसद होता था। वो अपनी मां की तरह बहुत खूबसूरत थी। इसकी पढ़ाई का खर्चा भी इसके मामू ही उठाते थे जो मुमानी को एक अंक भी नहीं भाता था। वो ना जाने कैसे उसे इस घर में बर्दाश्त करती थी। तो वहीं उनके बच्चों में अनमोल बिल्कुल मुँह पर गई थी। इसका भी माहा के साथ वही रवैया था मगर अमल बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा रहमदिल थी। अक्सर वो माहा के साथ अपनी चीज़ें भी शेयर कर लेती थी। जबकि उनके दोनों बेट नॉर्मल थे, ना वो ज़्यादा गुस्सा करते थे ना वो ज़्यादा परवाह करते थे। वो अक्सर घर के सारे काम भी करवा देती थी कि कहीं मुमानी उसे इस बात पर भी कोई ताना ना दे मारी। बालाखर उन का बेटा हमजा सिद्दीकी मंजिल पहुंच चुका था। वो सब बातों में मशगूल थे। जब माहा किचन में खड़ी चाय बना रही थी, उसने चाय बनाई और फिर सबको सर्व करने की नीयत से डाइनिंग टेबल पर आई। हमजा की नज़र अचानक ही इस पर उठी और फिर पलटना ही भूल गई। वो गुजरे 4 सालों में काफ़ी खूबसूरत हो गई थी। अरे वाह, माहा तो पहचानी ही नहीं जा रही। इसने आहिस्ता से अमल के कान में सरगोशी की मगर आसिया बेगम सुन चुकी थी। उनके अंदर गुस्से की एक शदीद लहर नमूदार हुई। वो किसी भी सूरत इस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती थी और अगर उनका बेटा उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया तो फिर उसे बहू बनाना ये तो आसिया बेगम के लिए नामुमकिन था। खैर वो कड़वा घूंट बढ़ती रह गई। 2 दिन बाद का जिक्र था। आज अमल के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे और अमल ना जाने सुबह से कितने सारे ड्रेस चेंज करके खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह अल्लाह करके उसे कोई ड्रेस पसंद आया और उसने अपने कमरे का हश्र नश्र बिगाड़ दिया था। माहा नफीमी सर हिलाती हुई बस कमरा सारा समेटने लगी क्योंकि वो दोनों एक ही कमरा शेयर करती थीं। जब मेहमान आए तो माहा ने ना महसूस अंदाज में मेहमानों के सामने जाने से गुरेज किया। खुशकिस्मती से इन्हें अमल पसंद आ गई। देखिए बच्ची तो बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी और समझदार भी, बस हम तो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। सारे उस वक्त लावंच में ही मौजूद थे। बस माहा किचन में घुसी हुई थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मेरी बेटी माशाअल्लाह बहुत ही सुलझी हुई है। आसिया बेगम के लहजे में बेटी के लिए चाशनी गली हुई थी। हम बस आप लोग ये बता दें अब जहीज़ में किया देंगे और हम मेरा बेटा इकलौता है पूरे ख़ानदान में तो एक कार तो होनी चाहिए। इसकी सास काफ़ी लालची नज़र आ रही थी। उनकी बात पर एक बार तो सारे लावंच में खामोशी छा गई। सिद्दीकी साहब का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। हाँ क्यों नहीं, हम मशवरा करके आपको बताएंगे। आसिया बेगम ने फ़ौरा बात संभाल ली। खैर वो लोग रिश्ता पका करके जा चुके थे मगर उनके जाने के बाद सिद्दीकी साहब और आसिया बेगम में काफ़ी तकरार हुई। अरे क्या ज़रूरत थी उनको हाँ करने की, कैसे मुंह फाड़ कर वो कार मांग रहे थे। सिद्दीकी साहब के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। हम तो क्या हो गया, हमारी बेटी है, अगर दामाद को गाड़ी तोहफे में दे देंगे तो आखिर हरज ही किया है।
आसिया बेगम जैसे कुछ सुनने की रवादार नहीं थी। मेरा कारोबार इतना नहीं है कि मैं एक ही बेटी पर सारा जहीज लिटा दूं और बाकी दोनों को किया दूंगा। सिद्दीकी साहब ने कुछ शाइस्तगी से समझाना चाहा। किया मतलब दोनों को हमारी सिर्फ 2 बेटियां ही, और जब अनमोल का नंबर आएगा तब तक वैसे ही हमजा की जॉब लग चुकी होगी। और जहाँ तक रही बात माहा की, तो उसकी मुँह का जो सब था वही देंगे, हमारे पास इतना सब नहीं के उसको भी देते फिरें। सिद्दीकी साहब को बहुत गुस्सा आया। तुम कैसी बातें कर रही हो, वो मेरी बहन की बेटी है, मैंने इसे बाप बनकर पाला है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे खाली हाथ अगले घर बेच दूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है आसिया बेगम। वो बहस तर्क करते हुए उठ गए। कुछ दिन तक घर में ये माहौल चलता ही रहा, अक्सर उनकी बहस हो जाती। आखिरकार सिद्दीकी साहब ने हार मान ली, क्योंकि आसिया बेगम का कहना था कि रिश्ता लाखों में एक है, दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं आएगा। लड़के की अच्छी जॉब है, सिद्दीकी साहब का अच्छा कारोबार था, इतना कि वो एक बेटी को जहीज के साथ कार तो दे ही सकते थे, मगर फिर दूसरी दोनों बेटियों के लिए ज़रूर मुश्किल पेश आती। मगर असल तूफान तो तब आया जब उनकी फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ था, सब कुछ जलकर राख हो गया, और उसी के ज़ेर असर सिद्दीकी साहब सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन्हें हार्ट अटैक आ गया। सारी सिद्दीकी मंजिल पर तो गोया क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि सिद्दीकी साहब की मौत हो चुकी थी। वो हार्ट अटैक से वापस ज़िंदगी की तरफ नहीं आ सके, और माहा को तो लगा जैसे वो दूसरी बार यतीम हो गई है, इसका तो कोई भी नहीं रहा था, और फिर अमल का तो रिश्ता ही टूट गया। इसके ससुराल वालों ने कहा ये तो है ही मनहूस। अमल भी खामोश होकर रह गई, क्योंकि जो भी था उसका बाप दुनिया से गया था, और रिश्ता टूटने की तकलीफ भी बहुत हुई थी। 6 माह बाद दोबारा अमल का रिश्ता तलाश करना चाहा, मगर वो लोग भी काफ़ी जहीज डिमांड कर रहे थे, तो ये रिश्ता भी नहीं हो सका। अमल काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि इसकी उम्र गुजर रही है, वो भी लड़कियों की तरह एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। उस वक्त वो सब लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे, जब हमजा ने अपनी मुँह को मुखातिब किया। अम्मू, मैं सोच रहा था क्यों ना आप मेरी शादी माहा से करवा दें। इसके अल्फाज थे या पगलता हुआ सीसा जो आसिया बेगम को अपने कानों में इंडेलता हुआ महसूस हुआ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो हमजा सिद्दीकी, मेरी बहू सिर्फ मेरी भांजी बनेगी, और माहा का ख्याल अपने इस दिमाग से निकाल दो, मैं उसे कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। आसिया बेगम को तो ऐसा गुस्सा आया कि हद नहीं। इन्हीं पहले से ही माहा एक अंक नहीं भाती थी, ऊपर से अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो उनका खून ही खोल उठा। अरे नहीं अम्मी, तो बस वैसे ही एक बात कर रहा था, अगर घर में ही शादी हो जाए तो ना कोई जहीज देना पड़ेगा, और आपको तो हमेशा की तरह फ्री में एक नौकरानी मिल जाएगी। हमजा जानता था उसकी मां की सोच कैसी है, इसलिए इन्हीं उसी तरह से मुतमईन कर रहा था। इसकी बात सुनकर कुछ पलों के लिए तो वाकई आसिया बेगम भी गहरी सोच में डूब गईं। अच्छा, मैं कुछ वक्त के लिए सोच लूं, फिर बताऊंगी। हमजा ने पुरसुकून सांस ली, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं माहा पसंद आ गई थी। उसने शुक्र अदा किया कि कम से कम उसने अपनी मां का जहन पढ़ तो लिया। ये इससे अगले दिन की ही बात थी, जब आसिया बेगम की बहन को पता चला कि उन का भानजा उनकी बेटी की बजाय इस माहा से शादी करना चाहता है, तो इन्होंने आसिया बेगम एक रिश्ते के बारे में बताया। अरे लड़के की फैमिली इतनी अमीर है कि तुम्हारी सोच भी नहीं, इन्हीं बस एक लड़की चाहिए, एक नौकरानी की सूरत। मैं तो कहती हूँ माहा की शादी वहाँ करवा दो, वो अच्छी खासी रकम देंगे, इस तरह से तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी। आसिया बेगम काफ़ी देर सोचती रही। नौकरानी से बेहतर तो रकम थी, इसलिए इन्होंने फौरा हाँ कर दी और बस माहा को अपना फैसला सुना दिया। मैंने तुम्हारा बहुत अच्छी जगह रिश्ता देखा है, वो काफ़ी अमीर लोग हैं। अरे चिराग लेकर भी ढूंढोगी तो भी ऐसा शौहर नहीं मिलेगा। बेहतर है शादी के लिए हम कह देना, तुम्हारे मामू तुम्हारा खर्चा उठाते उठाते कब्र तक पहुंच गए, मगर तुम्हारे खर्चे ख़त्म नहीं हुए। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे जहीज़ की तैयारियां करूं, और वैसे भी मेरे घर में 2 जवान बेटे हैं, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार है, इसलिए
बेहतर है बीबी शादी करो और मेरी जान बख्शो। आज आसिया बेगम का लहजा काफ़ी नफ़रत और हिकारत से भरा हुआ था। माहा समझ ना सकी आखिर वो इस पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी, इसका इतने अमीर घर में रिश्ता क्यों कर रही थी, मगर उसने दिल पर पत्थर रखते हुए हम कर दी। जैसा आपको मुनासिब लगे मुमानी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बचपन से ही इसके अंदर खुद एतिमादी की कमी थी। वो बस सबके हुक्म पर सर झुका देती थी। वो माँ बाप के बना पली बड़ी थी और ऐसी लड़कियों में सेल्फ डिफेंस बहुत कम होता है। वैसे भी अब वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए बेहतर लगा कि वो शादी के लहजे हम कह दे, क्योंकि इसे हमज़ा की पसंदीदगी से ना कोई सरविकार था ना इस घर की बहू बनने से। इनफैक्ट हमज़ा काफ़ी सुलझा हुआ था, उसने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं थी। उसने शादी का इजहार भी अपनी मां के सामने ही किया था, वरना माहा तो इस बात से भी बेखबर थी। जब आसिया बेगम ने हमज़ा को ये बात बताई तो वो तो हैरान रह गया। अरे भई, इसने साफ कह दिया है वो तुम्हें बचपन से भाई समझती आई है और यहीं शादी कभी नहीं करेगी। वैसे भी तुम्हारी खाला ने एक अच्छा रिश्ता बताया है, काफ़ी अमीर फैमिली है, तो बस मैं वही शादी करवा रही हूँ। इस कि वो भी राज़ी हो गई है। हमज़ा का दिल तो टूटा था, मगर खैर वो खामोश होकर रह गया। जब लड़की ही नहीं मानी तो उसने खुद ही अपने कदम पीछे ले लिए। वो ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं था। वो दिन भी आ गया जब माहा एक अनजाने शख्स की बीवी बनी। इस के कमरे में मौजूद थी तो दूसरी तरफ सिद्दीकी मंजिल वालों के तो हालात ही बदल गए। इन्हें काफ़ी सारा पैसा दिया गया था और ये पैसा क्यों दिया गया था, इस बात से सिर्फ आसिया बेगम ही वाकिफ़ थीं। कमरे का दरवाज़ा खिला और माहा का दिल अजीब ही अंदाज से धड़का। मुमानी ने तो यही कहा था लड़का बहुत खूबसूरत है, मगर फिर माहा को कुदरती घबराहट हो रही थी, क्योंकि इसने अब तक अपने शौहर को देखा ही नहीं था। वो कदम कदम चलता बैठता रहा था और माहा का दिल घबरा रहा था। इसके सर पर घूंघट था, वो चेहरा मजीद झुका गई। वो बेड पर उसके पास बैठ चुका था, फिर अचानक उसने माहा का हाथ पकड़ लिया और माहा की हथेलियां पसीने से भीग गईं। वो इस की मेहंदी से सजे हाथ को देख रहा था, फिर इसकी चूड़ियों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। सारे कमरे में चूड़ियों की खनकार गूंजने लगी। कमरे में खूबसूरत सा अरताश पैदा हो गया। माहा को अजीब हैरत हुई। कुछ पलों बाद वो खिलखिला कर हंसा और माहा हैरत ज़दा रह गई। वाओ, ये बैंगल्स कितनी प्यारी हैं, किया मैं रख लूं? उसने किसी बच्चे की तरह पूछा और माहा को इसकी दिमागी हालत पर शुबह हुआ। उसने एक झटके से घूंघट उठाकर इसका चेहरा देखा, लेकिन उसे उस शख्स की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसने अपना हाथ खींचना चाहा, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत हो गई। प्लीज़, मैं इससे खेलूंगा बस, किसी नन्हे बच्चे की तरह इससे सवाल पूछता। वो माहा का दिमाग धमाकों में छोड़ गया। माहा ने बेहद हैरत और बेयकीनी से उस शख्स को देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। इस ने अपना हाथ खींच लिया। जैसे ही उसने अपना हाथ खींचा, मुकाबिल के चेहरे पर अफसरदगी के तासुरात नुमायां हुए। प्लीज़ दे दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो तो बाकायदा जिद करने लगा, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं, और माहा पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। आप होश में तो हैं? उसने बेयकीनी से पूछा। उस शख्स ने अपना चेहरा हाथों से उठाकर माहा को देखा, फिर अपनी नाक तक आया चश्मा फिसलता हुआ उसे ठीक किया। वाओ दुल्हन, तुम कितनी प्यारी हो। उसने अपने हाथों से क्लैपिंग किए दाद दी और माहा को लगा वो ज़मीन में बुड़ गई है। ये इसके साथ किस्मत ने कैसा मजाक किया था, इतना बड़ा धोखा ये उसे मुमानी ने कहाँ फंसा दिया। मुमानी ने सब जानती थी, इसलिए तो कह रही थी बस एक बुराई है, एक ऐब है, और आज माहा को समझ आया वो कैसा ऐब है। माहा को अचानक ही कौफत महसूस होने लगी। इसने ये तो नहीं सोचा था कि अब वो इतनी गई गुजरी थी कि उसका किसी पागल से निकाह कर दिया गया। उससे पहले वो मर्द उसके करीब होता। वो बदक तक पीछे हुई। प्लीज़ दूर रहो मुझसे, उसकी आवाज़ कांपी थी। किया हवा बस में तो तुम्हारा ये झमका देखने लगा था। इसने बच्चों जैसी फरमाइश की और माहा का दिल चाहा वो अपना सर किसी दीवार में मारकर रोए। ये इसके साथ किया कर दिया गया, उसे किसी पागल के मिथे मार दिया गया। किया कहा ना, प्लीज़ दूर रहो।
वो घबराती हुई उठी, अपना लहंगा बामुश्किल संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुक जाओ दुल्हन, अगर बाहर गई तो वो चाची मारेगी, उसने कहा था अगर तुम्हारी दुल्हन कमरे से बाहर निकली तो दोनों को मारूंगी। इसके अल्फाज थे कि हैरत में छपे नश्तर माहा के कदम दरवाजे तक आते आते रुक गए। उसने फटी फटी निगाहों से पलटकर उसे देखा, फिर उसे याद आया वो कहाँ जाएगी। मुमानी की बातें दिमाग में गूंज रही थीं। एक बात याद रखना, कोशिश करना कम से कम हमारे घर आओ, बल्कि आना ही मत। शादी के बाद लड़कियों का असल घर ससुराल होता है। बस भाई मैंने तुम्हारा फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब मेरी दहलीज पर कभी वापस ना आना। वो वापस पलट गई। इसका तो इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं था। मामू वैसे ही चले गए और मुमानी वो तो इससे वैसे ही मुंह मोड़ चुकी थी। बचपन से ही इसके अंदर खुद एतमादी की कमी थी, अपने हक की खातिर आवाज़ उठाना तो उसे जैसे सिखाया ही नहीं गया, और सिखाता भी कौन, माँ बाप तो थे नहीं। मामू ने सर पर प्यार से हाथ रखा और बस पाल दिया। और जिन बच्चों के माँ बाप ना हो, चाहे वो मालूम में ही पले हों, उनके अंदर एहसास कमतरी बहुत होता है, उनके अंदर सेल्फ डिफेंस की बहुत कमी होती है। वो अपना टोटा दिल लिए वापस पलट गई। किया करती इतनी दौलत का, किया करती इस खूबसूरत और अमीर शख्स का, जब इसका दिमाग ही ठीक नहीं था कि उसे कहाँ फंसा दिया। वो वापस बेड के किनारे पर टककर बैठ गई। किया हवा दुल्हन, तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा? चाची ने तो कहा था तुम मेरी दोस्त हो। वो इसके पास आता आहिस्ता से इसके घुटने पर हाथ रखे पूछ रहा था। इसके लमस से माहा के जिस्म में करंट सा दौड़ा। वो फौरा उसे पीछे धक्का देती बेड से उठी। खबरदार अगर मेरे करीब आए। गुस्से से उसे डांटती हुई वो वॉशरूम में बंद हो गई। इब्राहिम आफंदी एक अमीर रईस ज़ादा था। उसके माँ बाप चंद साल पहले एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। 30 साल का पुरकशिश, खूबसूरत और हैंडसम मर्द था, मगर 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वो अपनी याददाश्त खो चुका था। इसका जहन बिल्कुल एक बच्चे के जहन जैसा था। यही वजह थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर हैरत तो माहा को ये हो रही थी कि कैसे उस शख्स की शादी कर दी जिसका जहन ही काम नहीं कर रहा था। मुमानी ने इसका सौदा किया था, इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकती थी। वॉशरूम में खड़ी वो काफ़ी देर तक रोती रही, फिर अपना चेहरा धोकर कपड़े चेंज किए, सादा से सूट में बाहर निकली और सोफे पर जाकर लेट गई। उसने बाजू अपनी आंखों पर रख लिया। कितनी ही देर वो शख्स उसे देखता रह गया, फिर उठकर इसके पास आया, आहिस्ता से उसका बाजू हिलाया। तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो? इसने अफसरदा लहजे में पूछा। माहा ने अपने चेहरे से बाजू हटाया। प्लीज़ जाकर सो जाओ, मुझे तंग मत करो। इसके लहजे में किसी कस्म की नरमी नहीं थी। उसकी तो जिंदगी ही तबाह हो गई थी, वो नरमी किया करती। वो अचानक ही सहम गया। इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमायां हुए। वो वापस पलटा और बेड के किनारे जाकर बैठ गया। कुछ देर माहा उसे देखती रह गई, फिर सर झटक कर अपना रुख मोड़कर वो आंखें बंद कर गई। अगले दिन सुबह किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ से इसकी आंखें खिलीं। वो फौरा हड़बड़ा कर उठकर बैठी तो उसने देखा कमरे में एक मुलाजिमा खड़ी थी और चला चला कर इब्राहिम पर गुस्सा कर रही थी। इब्राहिम ने दूध का गिलास उठाकर नीचे फेंका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिलास तोड़ने की? इसके पैसे तुम्हारा बाप देगा। ये मुलाजिमा थी और माहा जलजलों की जद में थी कि एक मुलाजिमा अपने ही घर के मालिक के साथ कैसा सलूक कर रही है। वो एक ही झटके में इस तक गई, इब्राहिम को अपने पीछे किया और खुद आगे खड़ी हुई। लाम ये किया बदतमीज़ी है, तुम्हें तमीज़ नहीं अपने मालिक से बात करने की? वो गुस्से से चलाई। इब्राहिम ने डर के मारे उसका बाजू पकड़ रखा था और इसका दोपट्टा जो गले में था इसका पल्लू भी पकड़ लिया। ओह हेलो मैडम, ये हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारे मालिक सिर्फ बड़े साहब और बड़ी बीबी हैं। वो यकीना इब्राहिम आफंदी के चाचा सरमद आफंदी और इनकी बीवी बुशरा आफंदी की बात कर रही थी। ये यहाँ नौकर है बस, और आज से तुम भी नौकरानी हो, तुम्हारी यही औकात है। माहा का दिल तो चाहा उसे एक थप्पड़ दे मारे, मगर बर्दाश्त कर गई। उसे हैरत हो रही थी कि ऐसे मुलाजिमीन ही निकलूं यहाँ से। शायद आज पहली बार माहा को इतना गुस्सा आया था। मेरे कमरे में दोबारा दाखिल होने की हिम्मत मत करना। रवानी में कब उसके मुंह से मेरे कमरे निकला उसे पता ही ना चला।
इसने गुस्से से चीखते हुए दरवाजे की सिमत इशारा किया। मुलाजिमा उसे घोड़ी से नवाजती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो अब्स पलटी और एक अफसोस भरी नज़र इब्राहिम पर डाली। इसके चेहरे पर बिल्कुल बच्चों की तरह खौफ था। तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना? उसने बहुत मान से पूछा। माहा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तो खुद से नाराज़ हूँ, किसी से किया नाराज़ होना? वो आहिस्ता आवाज़ में बुड़बड़ाई। वो अचानक ही खुश हवा, फिर उसके करीब हवा। मुझे ना पराठा और अमलिक खाना है, तुम बनाकर दोगी ना? इसके दोपट्टे के पल्लू को अपने हाथ पर लपेटते हुए फरमाइश कर रहा था। माहा को बेसाख्ता इस पर तरस आया और हमदर्दी हुई। अच्छा ठीक है, मैं बनाती हूँ। वैसे भी कामों में वो माहिर थी। उसने कभी भी घर के कामकाज से मुंह नहीं मोड़ा था। काम करना है तो उसके लिए चटकियों का खेल था। आप यहाँ बैठो और कमरे से बाहर मत निकलना, मैं लेकर आती हूँ। इसे हिदायत करती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई। वो घर नहीं था, वो बहुत बड़ा महल था। वो आसपास देखती किचन ढूंढने लगी जब उसकी नज़र बुशरा आफंदी पर पड़ी। इस पागल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। आज के बाद अगर इसने घर का कोई भी कीमती सामान तोड़ा तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। सख्ती से तंबी करती हुई वो ऊपरी फ्लोर की तरफ बढ़ गई। माहा तो बस हैरत से इन्हीं देखकर रह गई। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इब्राहिम की चाची ही। इतना गुरूर ना जाने इन्हीं किस बात का था। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। वह मुलाजिमीन खड़ी थीं, बना उनकी तरफ देखे। माहा ने खुद ही सारा सामान ढूंढना शुरू किया। फिर पराठा और आमलेट बनाकर ट्रे में रखती हुई वो कमरे में दाखिल हुई तो वो अच्छे बच्चे की तरह बेड पर सिकरा सिमटा बैठा था। माहा ने इसके सामने ट्रे की। इसके चेहरे पर खुशी के तासुरात नुमायां हुए। वाओ टेस्टी! वो क्लैपिंग करने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे खुश होते हैं। माहा को समझ ना आई अपनी किस्मत पर हंसे या रोए। किस्मत ने इसके साथ कैसा बेहुदा सा मजाक किया था। शादी के नाम पर एक पागल शख्स को संभालना ये इतना भी आसान नहीं था। मगर वो खुदा से किसी कस्म का कोई शिकवा नहीं कर सकती थी, क्योंकि शिकवा करना उसे ज़ेब नहीं देता था। खुदा ने आज तक जो दिया उसने सब्र और शक्र किया, आइंदा भी वो सब्र और शक्र कर लेगी। प्लीज़ मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। अचानक ही उसने माहा का हाथ हिलाया तो माहा अपने ख्यालों से बाहर निकली। उसे ना जाने क्यों अजीब सी शर्म आई, मगर फिर सोचा है तो उसका शौहर ही। वो इस बात में सर हिलाती छोटे छोटे नवाले बनाकर इसके मुंह में डालने लगी और वो खुश होते खा रहा था। एक कंसोल लड़खड़ाता हुआ इसकी इंक से निकला और गाल पर फिसल गया, और मुकाबिल ने अपने हाथ से उसका आंसू साफ किया। तुम तो बहुत अच्छी हो और अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं दुल्हन। इसके दुल्हन कहने पर ना चाहते हुए भी माहा हंस पड़ी। मैं दुल्हन नहीं हूँ ओके? क्योंकि इसे लग रहा था इस वक्त तो वो सादे से कपड़ों में है। नहीं ना, तुम मेरी दुल्हन हो। और माहा कितने ही खा हंसती रही, इसकी बातें ही ऐसी थी कि माहा को हंसी आ रही थी। ओके ठीक है, मैं आपकी दुल्हन। वो भी जैसे मान गई। वक्त गुजरने लगा। वो हर रोज़ सुबह से शाम तक सिर्फ इब्राहिम का ख्याल रखती, इसके खाने पीने का ख्याल रखती। कभी कभार वो गुस्से में तो नौकरानी पर चीखता तो नौकरानी भी इस पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करती थीं, और उन सब में माहा को बहुत तकलीफ होती थी। एक रात माहा किचन में शायद पानी लेने आई थी। उसने देखा कि नौकरानी दूध के गिलास में कोई गोली मिला रही थी। माहा जल्दी से छप गई। नौकरानी सीधा उनके कमरे में गई और वो दूध का गिलास इब्राहिम के पास साइड टेबल पर रख दिया। नौकरानी के कमरे से बाहर निकलने के बाद माहा फौरा कमरे में गई और वो दूध का गिलास इब्राहिम के पीने से पहले ही इस ने ज़ाया कर दिया। अब हर रोज़ रात को यही होने लगा। वो दूध का गिलास नौकरानी जो देकर जाती वो ज़ाया कर देती, और सबसे छपकर दूध का गिलास अलग से इब्राहिम को पिलाने लगी। उसे पहले ही शक हो गया था कि इब्राहिम की दिमागी हालत सिर्फ हादसे की वजह से ख़राब नहीं है। हो सकता है इन लोगों ने उसे ऐसी दवाएं दी हों जिसकी वजह से वो ठीक ही ना हो रहा हो। इसलिए माहा ने वो सारी दवाएं देनी बंद कर दी। अब वो पहले से भी ज़्यादा इब्राहिम के खाने का ख्याल रखती थी। उसे शक हो रहा था वो लोग खाने पीने की चीज़ों में इब्राहिम को पता नहीं कौन कौन सी दवाएं देते हैं। गुज़रे अरसे में मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर उसे इब्राहिम के साथ हमदर्दी
ज़रूर हो गई थी, वो इसका एक दोस्त था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा दोस्त होता है। तो वहीं दूसरी तरफ आसिया बेगम ने अपनी भांजी की शादी हमजा से कर दी थी, मगर उनकी भांजी ने तो एक ही हफ्ते में खाला को अपनी असलियत बता दी। वो काफ़ी मुंहपट और बदहास थी। आसिया बेगम ने भी हमजा से इसकी शिकायत की। तुम्हारी बीवी को तमीज़ नहीं है अपने बड़ों से बात करने की। हमजा ने कंधे अचकाए। मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी पसंद थी, आपने अपनी मर्जी से मेरी शादी इससे करवाई है। अब भक्ति इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं, आप मुझसे किसी कस्म की कोई शिकायत नहीं कर सकती। वो तो साफ हरी झंडी दिखा गया और आसिया बेगम को अफसोस हो रहा था कि इन्होंने इस जैसी बदतमीज़ लड़की को अपनी बहू बना लिया। माहा इतनी समझदार और सुलझी हुई थी, कभी उनके सामने ज़बान दराजी नहीं करती थी। मगर अब वो सिर्फ अफसोस ही कर सकती थी, क्योंकि इन्होंने खुद हेरा अपने हाथों से घुमा दिया था। वो किचन में काम कर रही थी, जब उसने मुलाजिमा को चीखते हुए सुना। वो फौरा डर कर किचन से कमरे में भागी, जहां लाखों का आवाज़ ज़मीन बोस होता टुकड़े टुकड़े हो चुका था। तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है? नौकरानी एक डंडे से उसे मार रही थी। माहा को गुस्सा ऐसा आया कि हद नहीं, उसने एक ही झटके से नौकरानी के हाथ से वो डंडा खींचा। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मेरे शौहर पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। माहा गुस्से से चीखी थी। शोर सुनकर चाची भी आ गई। इतना ही शौहर का एहसास है तो भरो इस लाखों कीमती वाज के पैसे। काफ़ी नफरत और तनफर से वो दाने, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि आपको दे सकूं। माहा ने कुछ आजजी से दरखास्त की। पैसे नहीं ही मगर हुनर तो है ना, कल से तुम बुटीक पर जाओगी। मैंने सुना है तुम्हें काफ़ी अच्छी फैशन डिज़ाइनिंग आती है। और माहा तो बस इन्हीं देख कर रह गई। अगर चाहती हो तुम्हारा ये शौहर इस महल के किसी कोने में पड़ा रहे तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। माहा ने एक नज़र इब्राहिम के बाजू पर डाली, जो डंडे लगने की वजह से सुर्ख हो गए थे, फिर खामोशी सर झुका दिया। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके हाँ करने की देर थी। बुशरा आफंदी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, एक शैतानी मुस्कुराहट। ये बात उसे आसिया बेगम से पता चली थी कि माहा ने फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रखी है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना नौकरानी के साथ साथ इस चीज़ में भी फ़ायदा उठाया जाए। इस दिन के बाद से माहा रोज़ उनके साथ बुटीक जाने लगी। वो अपने सारे डिज़ाइन उनको बनाकर देने लगी और बुशरा आफंदी इसके डिज़ाइंस को बहुत ही महारत से अपने नाम से सील करने लगी। वो एक डिज़ाइन ही लाखों का था। माहा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि फ़िलहाल वो और इब्राहिम उनके रहम व करम पर पल रहे थे। वो शाम को वापस घर आती तो इब्राहिम कमरे में ही मौजूद होता। वो इस का खाना बनाकर उसे देकर जाती और रात को आकर उसे खाना बनाकर खिलाती और उसे सख्ती से हिदायत करती है वो कमरे से बाहर ना निकले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नौकरानी दोबारा इस पर कोई हुक्म चलाए। वो नहीं जानती थी इसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है, मगर वो वापस कहीं नहीं जा सकती थी। इसके पास वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं था, सारे दर बंद थे, सिर्फ एक यही ठिकाना था। वो अब भी सोफे पर ही सोती थी और इब्राहिम बेड पर अक्सर रात को उसे महसूस होता जैसे कोई उसके करीब आकर बैठा है। तेज़ परफ्यूम की खुशबू भी महसूस होती, मगर वो सिर्फ अपना वहम समझती थी। इसके कमरे में भला कौन इतना तेज़ परफ्यूम लगा कर आ सकता था। सुबह जब उठती तो इब्राहिम बिल्कुल वैसे ही सो रहा होता जैसे वो रात को देखती थी। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे लगता था कोई इस पर नज़र रख रहा है। वो उस वक्त किचन में काम कर रही थी जब बुशरा आफंदी का इकलौता सपूत 25 साला दानियाल अफंदी किचन में दाखिल हुआ। माहा को किचन में काम करते देखकर इसकी आंखें चमकी। अरे भाभी जी, क्या कर रही हैं? खबासत से कहते हुए वो इसके करीब आया। माहा खुद में सिमट सी गई, क्योंकि इसकी नज़रें काफ़ी गलीज़ थी, जो माहा महसूस कर सकती थी। अल्लाह पाक ने औरत को ये हिस्स होती है, औरत चाहे 10 साल की हो या 20 साल की या 30 साल की, वो हर मर्द की उठती नज़र खुद की तरफ पहचान जाती है कि वो नज़र कैसी है। वो अकीदत भरी है, मोहब्बत भरी है या फिर हवस परस्त है। और दानियाल आफंदी की नज़रें कम से कम अकीदत वाली तो नहीं थी, ना ही इज्जत वाली थी। इसने अपना दोपट्टा कंधों के गर्द फैलाया। वो उस वक्त इब्राहिम के लिए खाना बना रही थी।
अरे भाभी जी, ऐसी भी किया बात, आप तो हमारी बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझती। वो बात करते हुए उसके करीब आया। ये किया बदतमीज़ी है, दूर रहकर बात करो। माहा बदक कर पीछे हट गई। अरे ऐसा भी किया डर भाभी जी, आपका वो पागल शौहर तो आपकी खुशी का ख्याल नहीं रखता होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह सकती हैं। खबासत से आंख बंद करते वो इसके मज़ीद करीब आने लगा और माहा मज़ीद डरते हुए पीछे होने लगी। ना जाने कहाँ से इब्राहिम किचन में दाखिल हुआ और अपने हाथ में मौजूद डिवाइस कार उठाकर इसके सर पर दे मारी। आह! दानियाल की तो चीख निकल गई। इसका ध्यान भटका। माहा फौरा वहाँ से निकली और ना जाने क्यों इब्राहिम के पीछे जाकर खड़ी हो गई। आज वो उस शख्स के पीछे महफूज महसूस कर रही थी जो रिश्ते में इसका शौहर था, मगर इस का दिमाग ठीक नहीं था। किया ये ऐसा ही एहसास और ऐसा ही रिश्ता होता है कि लड़की को अपने शौहर के साथ ही तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। आज माहा सोचने पर मजबूर हो गई। वो गुस्से से इब्राहिम की तरफ पलटा। उससे पहले वो इब्राहिम को मारने की कोशिश करता माहा दरमियान में आ गई। खबरदार, अगर इन्हें हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो नहीं जानती वो हर बार इब्राहिम की हिफाजत इतनी मजबूती से कैसे कर लेती है। इसके अंदर अचानक ही ताकत आ जाती है। दानियाल कड़वा घूंट भरता हुआ किचन से निकल गया। दुल्हन, तुम ठीक तो हो? उसने बहुत प्यार से पूछा। माँ की आंखों में नमी के साथ होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसका हाथ पकड़े उसने मध्यम सा थपथपाया और इब्राहिम भी मदहम सा मुस्कुरा उठा। हम दोस्त हैं और दोस्त ही एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। इसने संजीदा लहजे में बात की कि कितनी ही देर माहा इसकी आंखों में आंखें डाले देखती रही। एक पल के लिए उसे लगा ही नहीं कि इब्राहिम कोई बच्चा है। अचानक कुछ जलने की बो आई तो उसे एहसास हुआ खाना जल रहा है। वो फौरा पलटी और खाना प्लेट में निकालने लगी। इसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा है और इसकी नज़रें माहा के आर पार हो रही हैं। माहा ने हैरत से पलटकर देखा, मगर किचन सारा खाली था। शायद इब्राहिम कमरे में जा चुका था, मगर ये एहसास तो उसे हर रात भी महसूस होता था। ये वही एहसास था। माहा को अचानक ही डर लगने लगा। ना जाने वो किसकी नज़रें थीं इस घर में, इब्राहिम के अलावा दानियाल ही जवान लड़का था या इसके अलावा इसके चाचा थे, मगर वो काम के सिलसिले में कम ही घर में आते थे। माहा को यहाँ आए शायद 3 महीने हो गए थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसे महसूस हो रहा था इब्राहिम का रवैया बदल रहा है। वो कितनी ही देर संजीदा बैठा कुछ सोचता रहता, मगर जैसे ही नौकरानी या घर का कोई दूसरा फर्द उसे देखता वो दोबारा बच्चों जैसी हरकतें करने लगता। किया वो ठीक हो रहा था? माहा को ऐसा महसूस होता जैसे वो ठीक हो रहा है, मगर फिर अपना वहम समझकर झटक देती। अगर वो ठीक हो रहा होता तो माहा को तो महसूस हो ही जाना था, मगर अब तक उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। रात के 8 बजे के बाद का वक्त था। वो दूध का ग्लास लेकर कमरे में दाखिल हुई। हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी थी। उसने दरवाज़ा बंद किया तो देखा इब्राहिम कोई मूवी देख रहा था। ये आप क्या कर रहे ही? इसे हैरत हुई। वो आज कार्टून की जगह मूवी देख रहा है। हन्ना, बहुत अच्छी है दुल्हन, तुम भी यहाँ मेरे पास बैठ कर देखो। इसने माहा का हाथ पकड़कर अपने पास बेड पर ही बिठा लिया। जिससे पहले उसने ऐसा नहीं किया था। ना जाने क्यों माहा को अजीब सा एहसास हुआ, मगर वो बैठ गई। कुछ मिनट ही गुजरे थे जब मूवी में एक सीन आया जहाँ शौहर अपनी बीवी के माथे पर बोसा दे रहा था। वाओ, ये कितना प्यारा है ना, प्लीज़ मुझे भी करना है। उसने एक ही पल में अपने फरमाइश जाहिर की और माहा सर से लेकर पाँव तक सुर्ख पड़ गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। अपनी हालत काबू करती वो कुछ गुस्से से गरजी। क्यों नहीं कर सकता? तुम दोस्त हो मेरी, और दोस्त तो हिग भी कर सकते हैं, किस भी कर सकते हैं। इसने क्यूट फीस बनाकर कहा। वो माहा के करीब हवा फिर घुटनों के बल बैठा। उससे पहले माहा कुछ सोचती या समझती वो इसके माथे पर लब रख चुका था। माहा ने बेइख्तियार आंखें बंद किए। इस लम्स को महसूस किया तो इसे ऐसा लगा जैसे सालों बाद किसी ने जिस्म में सुकून उतारा था। इसका लमस अकीदत भरता था। माहा ने पट से अपनी आंखें खोलनी और फौरा इससे दूर हो गई।
चलें टेलीविज़न बंद करें, बहुत देख ली मूवी, ऐसे सीन नहीं देखते। इसे डांटते हुए माहा सोफे पर जाकर बैठ गई, लेकिन उसने देखा इब्राहिम नाराज़गी से रुख मोड़ गया था। किया हवा, ऐसे क्यों नाराज़ हो गए हैं? वो हैरत से उठकर दोबारा बेड तक आई। मुझे अकेले बेड पर डर लगता है, तुम आज से मेरे साथ सोओगी। इसकी बात सुनते माहा के कान से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो फौरा से बोली, लहजे में गुस्सा भी शामिल हो गया था। तो जाओ, इब्राहिम तुमसे बात नहीं करेगा। वो काफ़ी गुस्से से रुख मोड़ गया। माहा को उम्मीद थी वो कुछ देर में ही ठीक हो जाएगा, इसलिए दोबारा वो सोफे तक गई और फिर लेट गई। कितनी ही देर उसने बाजू आंखों पर रखा, लेकिन अभी तक ना टेलीविज़न बंद हुआ ना कमरे की लाइट। आखिरकार जिद होते उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया। वो अब तक वैसे ही नाराज़गी का इजहार किए रुख मोड़े बैठा था। माहा हैरान रह गई। ये क्या बचपन है? फिर इसे याद आया वो बच्चा ही तो है। वो उठकर बैठी। क्यों तंग कर रहे हैं? उसने बेबसी से पूछा। तुम मेरी कोई बात नहीं मानती, तुम अच्छी दोस्त ही नहीं हो। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और माहा बेबसी हो गई। अचानक उसे महसूस हुआ वो उस शख्स की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन वो कैसे इसके साथ एक बेड शेयर करती। इसका दिमाग अजीब सी सोचों का शिकार था। फिर इसने टेलीविज़न बंद किया और कमरे की लाइट ऑफ की और बेड की एक साइड बैठ गई। चलो अब आ गई हूँ, अब सो जाओ। मगर इब्राहिम ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारा किया भरोसा, मेरे सोने के बाद वहाँ चली जाओ। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। तकलीफ ज़दा लहजे के साथ कहते हुए उसने माहा का सांस रोक दिया। एक पल के लिए माहा को लगा जैसे वो अब सांस नहीं ले पाएगी। किया उस शख्स के अलावा दुनिया में कोई ऐसा था जिसे वो पसंद करती हो? सिर्फ एक ये अपना ही तो रह गया था। अगर वो उसे भी पसंद नहीं करेगी तो फिर कैसे करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। माहा ने समझाने की कोशिश की। अच्छा, अगर मुझे गलतफहमी है तो फिर साबित करो। वो अचानक ही उसकी तरफ रुख मोड़कर बैठ गया। कैसे साबित करूं? माहा हैरान थी। वो कैसे साबित कर सकती है? तो ठीक है, अभी बेड पर लेटो, पता चल जाएगा। इसकी बात सुनकर तो माहा हैरान रह गई। वो आज इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? मगर फिर इसकी आंखों को सुर्ख होता देखकर वो बेड पर लेट गई। इब्राहिम ने इसका हाथ फैलाया और उसके बाजू पर अपना सर रखकर लेट गया और इसका दूसरा हाथ अपने बालों पर रखा। वो इस तरह लटा जैसे कोई बच्चा लगता है। माहा हैरतों में गिरी थी, मगर फिर अपनी हैरत काबू करती इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। वो करीब लटा था, ना चाहते हुए भी माहा को अजीब सी शर्म आ रही थी, एक झिझक सी आ रही थी। 2 मिनट बाद वो दोबारा उठा, शायद उसे सर्दी लग रही थी। उसने बलीकन पकड़ा और अच्छे से खुद पर लिया, फिर साथ ही माहा पर भी दिया और दोबारा उसके बाजू पर सर रखकर लेट गया। इसका दूसरा हाथ माहा के पीठ के गिर्द आया। वो ऐसे हिसार बनाकर सो रहा था जैसे एक छोटा सा बच्चा डर और घबराकर अपनी मुंह के साथ लगकर सोता है। पता नहीं इसके बालों में हाथ चलाती माहा कब सो गई उसे एहसास ना हुआ। रात काफ़ी गहरी हो गई थी जब वो उठकर बैठा। एक नज़र सोई हुई माहा पर डाली, फिर आहिस्ता से इसके चेहरे के करीब हवा मैं समझा था शायद तुम भी उन लोगों के साथ इस साजिश में मिली हुई हो, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल जितना खूबसूरत है, इससे ज़्यादा तुम खूबसूरत हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसे तुम जैसी बीवी मिली। बस कुछ वक्त की बात है, फिर बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। नरमी से झुककर उसने माहा के माथे पर लब रखे। शायद माहा गहरी नींद में थी, क्योंकि रात काफ़ी गहरी थी, इसलिए उसे एहसास ना हुआ। इसने इतनी आहिस्तगी से माहा का सर उठाया कि माहा की नींद खराब ना हो। फिर अपना बाजू इसके सर के नीचे रखा और उसे अपने सीने से लगाए आंखें बंद किए सो गया। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। जब सुबह माहा की आंखें खिलीं तो उसने हैरत से खुद को इब्राहिम के हिसार में पाया। कल रात जिस पोजीशन में इब्राहिम सोया था, उस वक्त वो इस पोजीशन में थी। कल रात इब्राहिम का सर माहा के बाजू पर था और इस वक्त माहा का सर इब्राहिम के कंधे पर था। वो हैरान थी, वो सोते सोते कब इसके हिसार में चली गई। उसे
पता भी ना चला, एकदम वो घबरा कर उठ खड़ी हुई कि इसके साथ रातों को किया हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कभी रात को कोई इस पर नज़र रखता था और अब ये सब। वो इतनी घबराई हुई थी कि जैसे ही उठी इब्राहिम की आंखें भी खल गईं। माहा के ख्याल रखने की वजह से ही वो ठीक हो गया था। कुछ वो पहले ही ठीक था, मगर उन दवाइयों के ज़ेर असर उसे झटके लगने लगते थे। लेकिन उसने निकाह अपने पूरे खुश हवास में किया था। जैसे ही माहा ने दवाएं देना बंद करवाईं वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो बस सारे घर वालों के सामने ये नाटक कर रहा था कि वो पागल है। किया हवा दुल्हन, तुम इस तरह के घबराई हुई हो? आंखें मुसलता हुआ वो करूट के बल लेटा। कुछ नहीं। वो काफी परेशान थी। तो फिर सो जाओ। वो दोबारा आंखें बंद कर गया। माहा ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा जहां सुबह के 6 बज रहे थे। नहीं, अब किया सोना, अब तो सुबह हो चुकी है। वो खुद को कंपोज किए उठी और वाशरूम में बंद हो गई। उसके जाने के बाद इब्राहिम आफंदी के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। इसकी आंखों के सामने पिछली 2 साला जिंदगी घूमी। इसकी चाची ने अपनी भांजी को इब्राहिम के लिए पसंद किया था। इब्राहिम को भी वो अच्छी लगने लगी थी, मगर इब्राहिम नहीं जानता था इसका चाचा और चाची सिर्फ दौलत के लिए उसके अपने बने हुए हैं। जैसे ही इब्राहिम को पता चला, उससे पहले वो उनसे कुछ पूछता इसका एक्सीडेंट करवा दिया गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इब्राहिम की दौलत किसके नाम जाएगी। दौलत अब भी इब्राहिम के नाम थी। इस वजह से चाची और चाचा ने उसे घर में रखा हुआ था, क्योंकि वो जब तक साइन नहीं कर देता तब तक दौलत उनके पास नहीं जा सकती थी। और वो पागलपन के ड्रामे करने के साथ उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत ढूंढ चुका था, जो पुलिस को देकर ये साबित करने वाला था कि इसके चाचा चाची कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं। शादी के बाद ये पहली बार था जब वो उसके इतने करीब थी, इसके सीने पर सर रखे सो रही थी। आज तो इब्राहिम आफंदी का दिन अलग ही धड़ल्ले पर धड़क रहा था। इसका दिल चाह रहा था बस वो यहाँ इसके पास लेटी रहे और इसके बालों की खुशबू महसूस करता रहे। लेकिन वो उठकर जा चुकी थी। तकिए से अभी भी इसके बालों से निकलने वाली खुशबू महसूस हो रही थी। इसके बालों से हर वक्त शैम्पू की खुशबू आती रहती थी, क्योंकि वो काफ़ी कैरनक थी। इसके बाल हर वक्त महकते रहते थे। इब्राहिम ने तकिए में सर छुपाया, आंखें बंद कीं और दोबारा गहरी नींद उतर गया। माहा फरश होती वाशरूम से बाहर निकली, फिर कमरे से ही बाहर निकल गई ताकि इसका नाश्ता बना सके। आज चाचा और चाची किसी अजीज की शादी पर गए थे और उनका रात वहीं रुकने का प्रोग्राम था। इब्राहिम और माहा ही सिर्फ घर में थे। रात के आखिरी खा जब दानियाल अफंदी नशे में आफंदी हाउस दाखिल हुआ। माहा पानी पीने की गर्ज उठकर किचन में आई थी, मगर उसे उम्मीद नहीं थी कि आज ये सब होगा। किचन से आती आवाज़ पर वो किचन में दाखिल हुआ तो माहा जुग में पानी भर रही थी। वो अचानक ही इसके करीब आया। क्या हाल है भाभी जी, कैसी हैं? अपने करीब आने वाली आवाज़ से माह चीख कर पीछे हुई। अरे किया हवा, चीख क्यों रही हैं? तुम होश में तो हो, ऐसे कौन डराता है? वो गुस्से से चलाई। आपको देखकर कहाँ होश रहते हैं? खबासत से कहते ही वो माहा के करीब आने लगा। ये क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे दानियाल। वो पीछे हो रही थी, मगर दानियाल होश में कहाँ था। उसने एक ही झटके से माहा की कलाई पकड़ ली। ये क्या बदतमीजी है, शर्म करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी मुझ जैसी होती है, हाथ छोड़ो मेरा। वो तड़प कर चीखने लगी, मगर दानियाल पर तो नशा सवार था। उससे पहले वो कोई और हरकत करता है, अचानक किसी ने पीछे से दानियाल के सर पर डंडा दे मारा। माहा की एक बार फिर चीख निकली जब उसने पीछे ही इब्राहिम को देखा। वो इतनी खौफजदा थी कि सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो बेखुदी में भागती हुई आगे बढ़ी और इब्राहिम के सीने से लगी रोने लगी। कुछ देर के लिए वो ये भी भूल गई कि इब्राहिम की दिमागी हालत ठीक नहीं। इब्राहिम, ये मुझे ज़बरदस्ती, टूटे फूटे लहजे में कहते हुए उसने अपनी बात की वजाहत करनी चाहिए। इब्राहिम का हाथ उठा और इसकी कमर के गिर्द आया। दूसरा हाथ उसने माहा के बालों पर रखा और इसका सर सुलाने लगा और शुलाबाज निगाहें इस
कि दानियाल आफंदी के वजूद पर जमी हुई थी, जो ज़मीन से उठकर अपने सर पर हाथ रख रहा था। उसने बेयकीनी से इब्राहिम का ये रवैया देखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम पागल कहीं कि मुझे मारने की कोशिश कैसे की? दानियाल आफंदी चीखा। उससे पहले इसका हाथ उठता, इब्राहिम ने अपना बाईं हाथ उठाया। दाईं हाथ अब तक माहा की कमर पर था। वो इसके सीने से लगी ऐसे छप रही थी जैसे इससे ज़्यादा महफूज ठिकाना कोई हो ही ना। उसने एक ही हाथ से दानियाल का हाथ मरोड़ दिया और दानियाल का नशा एक ही पल में उतरा था। वो फटी फटी निगाहों से इब्राहिम को देख रहा था, जिसकी आँखें सुर्ख हो रही थीं। वो जैसे आँखों ही आँखों से वारन कर रहा था कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दानियाल अपना सर संभालता हुआ चला गया। उसे लग रहा था वो कोई ख्वाब देख रहा है, वरना इब्राहिम कैसे ठीक हो सकता था। उसके जाने के बाद इब्राहिम ने खुद को रिलैक्स किया और एक नज़र माहा के कपकपाते वजूद को देखा। वो आज काफ़ी बुरी तरह खौफजदा हुई थी। रिलैक्स वो जा चुका है। इब्राहिम काफ़ी संजीदगी से बोला और माहा कितनी ही देर शल ज़हन के साथ इसकी बात को प्रोसेस करने की कोशिश करती रही। इसकी आवाज़, इसका लहजा, इसका रख रखाव, कहीं से वो बच्चा नहीं लग रहा था। इसके बहते आंसू तो वैसे ही थम गए थे। उसने बेयकीनी से अपना चेहरा उठाकर माहा को देखा। उसने बिना कुछ कहे माहा का हाथ पकड़ा और कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा लॉक किया, माहा को बेड पर बिठाया, उसके सामने घुटनों के बल बैठा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सबको यही लगता है मैं पागल हूँ, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल होश वाओ हवास में हूँ। इसका एक एक लफ्ज़ माहा पर बिजली बनकर गिर रहा था। कब, कैसे, किया और क्यों, ये सारे लफ्ज़ थे जो इस वक्त माहा के जहन में आ रहे थे। मैं जानता हूँ उस वक्त तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल पनप रहे होंगे कि अगर मैं ठीक था तो मैं ऐसा ड्रामा ही क्यों कर रहा था। तो फिर सुनो मेरी कहानी। सालों पहले मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था, सब समझती रहे वो हादिसा था, लेकिन वो हादिसा नहीं था। मेरे माँ बाप को जानबूझकर कत्ल करवाया गया था, ऐसा कि वो हादिसा लगे। मेरे चाचा और चाची को पैसे चाहिए थे, मगर मैं ये नहीं जानता था इन्होंने सिर्फ दौलत की खातिर मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए। किया तुम सोच सकती हो, एक मासूम बच्चे से उसके माँ बाप सिर्फ इसलिए जुदा कर दिए गए क्योंकि उन लोगों को दौलत चाहिए थी। आंसू लड़खड़ाता हुआ इब्राहिम के गाल पर बह गया और माहा को तकलीफ हुई क्योंकि वो खुद भी माँ बाप के बना रही थी। मैंने अपना सब कुछ अपने चाचा चाची को ही समझा, इन्हें माँ बाप का दर्जा दिया। चाची ने मेरी शादी अपनी भांजी से करवानी चाहिए, वो भी उनके इस प्लान में शामिल थी। उसने मेरे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने जाल में फंसाने लगे। फिर इन लोगों ने धोखे से जायदाद के पेपर्स साइन करवाने चाहे, मगर कामयाब ना हो सके। और इस दौरान मुझे पता चल गया है कि मेरे अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। इससे पहले मैं सारी हकीकत खोल पाता, चाची की इस भांजी ने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। एक्सीडेंट के बाद आर्जी तौर पर मैं सब कुछ भूल गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद आने लगा। लेकिन मैंने फिर भी ड्रामा किया क्योंकि मुझे उन लोगों के खिलाफ सबूत चाहिए थे। और गुज़रे अरसे में इस ड्रामे के दौरान मैं काफ़ी सबूत हासिल कर चुका हूँ। मजलूम बनकर रहना और उन सब के जुल्म व सितम बर्दाश्त करना, ये सब मेरी मजबूरी थी। लेकिन अपनी बीवी पर किसी गैर मर्द की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ना मेरी कोई मजबूरी है, ना ही मैं बेगैरत हूँ। बात के आखिर तक इसकी आँखें खतरनाक हद तक सुर्ख हुईं और माहा फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। पहले मैं ये समझा था शायद तुम भी उनकी साथी हो और उनकी तरह एक नई साजिश मेरे लिए लाई हो। शायद तुम भी इस साजिश में शामिल हो, मगर मैं नहीं जानता था तुम इतनी अच्छी हो। तुमने अपनी मखलसी से मेरा दिल जीत लिया। तुमने मेरा बिल्कुल ऐसे ख्याल रखा जैसे एक माँ बच्चे का रखती है। मैं नहीं जानता मेरा दिल कब, किस वक्त, किस घड़ी तुम्हारे लिए धड़कने लगा। मगर एक बात जो अब सच है, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे बिना जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसने माहा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और माहा की आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसल गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि खुदा उसे इतना बड़ा इनाम देगा। वो अब तक शॉक में थी, मगर साथ ही हैरत और
खुशी भी हो रही थी। अब वो ज़मीन से उठ रहा था और इसके साथ बेड पर बैठ रहा था। माहा तो बस इसे देखकर रह गई, कोई लफ्ज़ साथ दे ही नहीं रहा था। वो किया बोलती हलक से कुछ अदा होने से इनकारी हुआ। इब्राहिम ने नरमी से इसके माथे पर लब रखे और माहा को वो रात याद आ गई जब वो ज़बरदस्ती इस मूवी सीन को देखकर ये हरकत करना चाह रहा था और वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। इब्राहिम हैरान हुआ, किया हवा हंसी किस बात की आई। वो हैरान था, इस लड़की को तो गुस्सा करना चाहिए था मगर वो हंस रही थी। माहा इसकी बात समझ गई थी, इसका पॉइंट ऑफ व्यू, इसने ये सब ड्रामा क्यों किया वो ये भी समझ गई थी, इसलिए उसने गुस्सा नहीं किया। माहा ने नफ़ी में सर हिलाया। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप तो शोबिज़ इंडस्ट्री में तहलका मचा सकते हैं। इसने इतने संजीदा लहजे में कहा कि इब्राहिम की अपनी हंसी छूट गई। माहा को लग रहा था जैसे ज़िंदगी में सारे दिख दर्द गायब हो गए हों। उसे इतना अच्छा शख्स मिल गया, इतनी अच्छी किस्मत, वो वाकई बहुत खूबसूरत था और खूबसूरत भी। माहा ने नरमी से अपना सर इसके सीने पर रखा और आज इसने ज़िंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया था। उसे महसूस हो रहा था उसे भी इब्राहिम आफंदी से मोहब्बत हो चुकी है और इस शख्स के बना रहना नामुमकिन है। अगली सुबह का आगाज़ हवा वो बुशरा आफंदी के पीछे पीछे चल रहा था। माम्मी सच कह रहा हूँ, मैंने खुद उसे बिल्कुल ठीक देखा है, वो पागल होने का ड्रामा कर रहा है। मगर बुशरा बेगम को यकीन था दानियाल आफंदी ने ज़रूर कोई ख्वाब देखा है या नशे में है। माम्मी नशे में नहीं था, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मुझे अच्छे से याद है, वो किचन में आया, उसने मुझे मुक्का मारा, मेरा हाथ मरोड़ा। वो हर तरीक़े से मां का यकीन दिलाना चाहता था कि इब्राहिम आफंदी ठीक हो चुका है, मगर बुशरा बेगम दानियाल की हरकतों से पहले ही तंग थे, इसलिए उसका यकीन नहीं किया। इतने में कमरे से माहा और इब्राहिम बाहर निकले। ये देख ली माम, बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम को 2 साल पुराने हुलिया में देखकर बुशरा बेगम का खून खुश्क हुआ। उससे पहले वो कुछ कहती पुलिस आ चुकी थी। वो काफ़ी देर पहले ही पुलिस को फ़ोन किया बल्ला चुका था। अफ़सोस हो रहा है मुझे आप जैसे चाचा चाची पर, मैंने आपको माँ बाप समझा और आपने मुझसे मेरे माँ बाप ही छीन लिए, ले जाएं इन सबको। उसने इन तीनों को अरेस्ट करवा दिया, चाचा चाची और दानी को भी। इन सब की यही सज़ा काफ़ी थी। चाचा चाची माफ़ी मांगते रह गए मगर इब्राहिम आफंदी का पहले की तरह रहमदल नहीं रहा था। इसने माहा का हाथ पकड़ा और मजबूती से उसे अपने सीने से लगा लिया और माहा ने इसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। बेशक इन दोनों ने काफ़ी कुछ खोया तो खुदा ने एक अच्छा बेहतरीन हमसफ़र नवाज दिया और हर मुश्किल के बाद आसानी है। ख़त्म।